अपने भारत देश को गुलामी से आज़ादी कैसे मिला। ये जो कहानी आप सुनने जा रहे हो वो भले ही हम आपके लिए एक कहानी हो, लेकिन आज़ादी के लिए हम आपके पूर्वजों ने जो लड़ाई लड़ी उसे किसी शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता। मैं तो बस अपने रिसर्च किए गए इस कहानी के जरिए आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पूर्वजों ने हमें आज़ाद रहने के लिए क्या बलिदान दिया। कहानी के बीच में शायद आप रो भी पड़ें, लेकिन क्या किया जा सकता है। सच्चाई तो सच्चाई रहेगी, सच्चाई को कोई नहीं बदल सकता। आज से 400 साल पहले अपना भारत देश एक ऐसा इकलौता देश था जहां पर अनाज का भंडार था। ऐसा बताया जाता है कि उस वक्त भारत में 20 तरह के अनाज उगाए जाते थे। आजकल हम लोग अधिक से अधिक 6-7 किस्म के अनाज को जानते होंगे, जैसे दाल, चावल, गेहूं, जौ, बाजरा। लेकिन उस वक्त इसी तरह के 20 किस्म के अनाज उगाए जाते थे, जो कि बहुत प्रचुर मात्रा में होता था। भारत में अनाज की उपस्थिति इस कदर थी कि भारत से ही अलग अलग देशों में अनाज भेजा जाता था। भारत के ही भरोसे कई देशों के घर चलते थे। साल 1599 ये साल अंग्रेजों के लिए खास था, लेकिन भारतवासियों के लिए नास्टी यानी कि बहुत खराब। साल 1599 यही वो साल था जब जॉन मिल्डन हॉल नाम का पहला ब्रिटिश यात्री भारत तक पैदल आने के लिए ब्रिटिश से रवाना हुआ। इससे पहले भारत से ब्रिटिश तक पैदल जाने के लिए कोई मार्ग नहीं खोजा गया था। जब जॉन मिल्डन हॉल 1599 में ब्रिटिश से रवाना हुआ तो उसके 4 साल बाद यानी कि 1603 ईस्वी को वो लाहौर पहुंचता है। वैसे तो एक बात आपको पता ही होगा कि गुलामी से पहले अपना भारत अखंड भारत था, लेकिन अंग्रेजों ने भारत में आकर भारत को खंडित कर दिया। अभी जो लाहौर पाकिस्तान का है वो सब भारत के नाम से जाना जाता था, लेकिन बंटवारे के बाद पाकिस्तान भी एक अपना खुद का देश बन गया और लाहौर पाकिस्तान में आने की वजह से लाहौर पाकिस्तान का हो गया। खैर, अपने टॉपिक पर आते हैं। जॉन मिल्डन हॉल लाहौर से सीधा अकबर के दरबार में आया, जो कि दिल्ली में मौजूद था। जॉन मिल्डन हॉल का भारत में आने का मकसद ये था कि वो भारत से व्यापार करना चाहता था, लेकिन किसी रीजन की वजह से उसकी मौत हो गई। कहा जाता है कि जॉन मिल्डन हॉल ही पहला ऐसा अंग्रेज बना जिसे भारत में दफन किया गया। लेकिन इधर इसके दूसरे तरफ कुछ और ही चल रहा था। 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की प्रथम महारानी एलिजाबेथ ने भारत को एक पत्र भेजा जिसमें व्यापार से रिलेटेड बातें लिखी गई थी। एलिजाबेथ को भारत से मंजूरी चाहिए था कि लिवेंट कंपनी का प्रोडक्ट स्थल मार्ग से और ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रोडक्ट जल मार्ग से निर्यात आयात किया जाएगा। उन्हें इस बात की मंजूरी मिल जाती है, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के इसी व्यापार से ब्रिटिश के लोगों ने भारत पर कैसे कब्जा किया, आइए अब समझते हैं। 24 अगस्त 1608 अंग्रेजों का दोबारा से भारत में आगमन होता है। इस बार ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर नामक जहाज से कुछ अंग्रेज भारत में आते हैं। इस बार अंग्रेज ब्रिटिश से समुद्र के रास्ते सूरत के बंदरगाह पर पहुंचते हैं। उस जहाज को चला रहे कैप्टन का नाम था हॉकिस। इसमें आए हुए सभी अंग्रेजों का बस एक ही उद्देश्य था, भारत में व्यापार के नाम पे भारत को लूटना। इसी उद्देश्य को अपने अंदर लिए हुए जितने भी अंग्रेज उस जहाज से आए थे वो सभी मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में पहुंचते हैं, जो कि अकबर के बेटे थे। जहांगीर इस बात से साफ मना कर देते हैं, वो अंग्रेजों से कोई व्यापार नहीं करना चाहते, इसीलिए उन्होंने व्यापार के लिए साफ मना कर दिया। लेकिन अंग्रेजों को व्यापार के नाम पे लूटपाट करना था, इसी वजह से वो लोग हार नहीं मानते हैं। करीब 7 साल तक भारत में इधर उधर घूमने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का एक दूसरा जहाज सूरत के बंदरगाह पर पहुंचता है। इस जहाज में सर थॉमस रो नाम का व्यक्ति आया था। ये अंग्रेजों के राजा जेम्स का राजदूत था। ये बात जब पहली बार जहाज से आए हुए कैप्टन हॉकिंस को पता चला कि कोई राजदूत आया है, तो हॉकिंस ने तुरंत उसका सहारा लिया। हॉकिंस ने सर थॉमस रो को मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में व्यापार करने की अनुमति लेने के लिए भेज दिया। जहांगीर ने सर थॉमस रो को व्यापार करने की अनुमति दे दी। अंग्रेजों ने भारत से व्यापार करना शुरू कर दिया। अंग्रेज भारत से कच्चा माल लेते और उससे अलग अलग चीज बनाकर भारत में महंगे दाम पर बेचते, पर ये तो कुछ नहीं था। इससे भी खतरनाक चीज तब स्टार्ट हुआ जब अंग्रेजों की तादाद भारत में बढ़ती गई। अंग्रेजों ने अपना कारखाना भारत के हर एक कोने पर स्थापित करना स्टार्ट कर दिया, जैसे कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास। इन सब जगहों पर अंग्रेजों का व्यापार बड़े मात्रा में चलने लगा। अंग्रेज कई तरह के व्यापार करते थे, जिसमें कपास,
नील, रेशम, ये सब प्रमुख व्यापार था। अंग्रेज जिस लूटपाट के विचार से आए थे वो सब इस व्यापार से नहीं हो पा रहा था। इसके लिए उन्हें जरूरत थी दिमाग की, पर उनका कोई भी चाल कामयाब नहीं हो रहा था। अंग्रेजों ने शुरुआत में ही यहाँ पर अधिकार जमाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें अधिकार नहीं दिया गया। अंग्रेजों ने काफी बार युद्ध भी किया, लेकिन उन्हें परिणाम में सिर्फ हार मिला। काफी बार उन्हें अलग अलग सम्राटों द्वारा भगा भी दिया गया, लेकिन अंग्रेजों ने हार नहीं मानी। वो भारत में ही व्यापार करते रहे। धीरे धीरे अंग्रेजों का व्यापार इतना फेमस हो चुका था कि अलग अलग देश के लोग यहाँ पर व्यापार करने आते। फ्रांस की एक कंपनी ने यहाँ पर अपना कारखाना स्थापित किया। उसके बाद और भी अलग अलग देशों के व्यापारियों ने अपनी कंपनी को भारत में स्थापित किया। भारत में कुछ साल व्यापार करने के बाद सभी कंपनियों के व्यापारियों ने भारत में अधिकार जमाने की मांग की। तब उन्हें यहाँ की नागरिकता मिल जाती है। पर अब शुरुआत होता है अंग्रेजों का एक खेल जो भारत को गुलाम बना देता है। अंग्रेजों ने भारत को लूटने के लिए कूटनीति का सहारा लिया। पहले तो वो दो परिवार को आपस में धोखे से लड़ा देते और जो भी जीत जाता उसे अपने टीम में शामिल कर लेते, लेकिन जो इस बात को नहीं मानता उसे वो लालच देते। पहले तो वो उन परिवार से मिलते जिनके पास जरूरत का सभी सामान नहीं उपलब्ध होता। इस तरह के परिवारों को जरूरत का सामान देकर वो उन्हें अपना मसीहा बना लेते। अब ये बात तो आपको पता ही होगा कि भारत के लोग कितने मासूम थे। कोई बस थोड़ी सी मदद कर देता, उसके लिए जान देने तक तैयार हो जाते। और इसी बात का अंग्रेजों ने भी फायदा उठाया। वो लालच और ईर्ष्या डालकर दो परिवार को आपस में लड़ाते और उसमें से जो हार जाता उसकी सारी संपत्ति उस जीते हुए व्यक्ति को दे देते। ऐसा करते करते उनकी टीम मजबूत होती गई। जैसे जैसे उनकी टीम मजबूत होती है वैसे वैसे वो और भी बड़े बड़े पूंजीपतियों से कूटनीति का तरीका अपनाते हैं। अपने टीम में वो जिसको भी शामिल किए रहते, अगर उसमें से कोई बगावत करता तो उसे मरवा देते। अंग्रेजों ने युद्ध तो बहुत किया, लेकिन बिना कूटनीति के कोई युद्ध नहीं जीता। जब अंग्रेजों ने औरंगजेब के आलमगीर से युद्ध किया तो अंग्रेजों को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। मुगल सम्राट औरंगजेब ने अंग्रेजों के हाथ पैर को बांधकर वहीं फर्श पर लेटा दिया और तब अंग्रेजों को मजबूरन माफी मांगना पड़ा। अंग्रेजों में एक बात ये थी कि वो जिस सम्राट से हार जाते वो उससे माफी मांगकर चले जाते, लेकिन जाने के बाद अंग्रेज जिस सम्राट से हारे रहते थे उससे भी शक्तिशाली किसी सम्राट की खोज करते और जो उससे भी शक्तिशाली सम्राट मिल जाता उसे अपने कूटनीति के जरिए खुद भी उस सम्राट से मिलकर जीते हुए सम्राट से युद्ध करा देते और परिणाम में उन्हें जीत मिल जाता और फिर उस सम्राट को भी मरवा देते जिसके साथ युद्ध किए थे। 1757 में प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब को पराजित कर दिया और बंगाल में अपना शासन चलाने लगे। 4 जनवरी 1779 में अंग्रेजों को मराठा सम्राट से युद्ध करना पड़ा और परिणाम में मराठा सम्राट की जीत हुई। जीत के बाद अंग्रेजों को अपने घुटने टेकने पड़े। मराठा सम्राट के सैनिकों ने अंग्रेजों को चारों तरफ से घेर लिया। वहां पर अंग्रेजों को उनकी बात माननी पड़ी और तब जाकर अंग्रेजों की रिहाई हुई। इधर गोडार नाम के अंग्रेज ने 6000 सैनिकों के साथ भद्र किले पर हमला कर दिया और 15 जनवरी 1779 को अहमदाबाद में कब्जा कर लिया। उसके बाद 4 अगस्त 1780 को ग्वालियर पर कब्जा कर लिया और ऐसा करते करते पूरे भारत में अंग्रेजों का शासन चलने लगा। इसी शासन के दौरान अंग्रेजों ने भारतवासियों को बहुत प्रताड़ित किया। भारत के किसानों को अपने ही खेत के फसल पर टैक्स देना पड़ता और यहाँ तक अपने ही खेत में खेती करने का किराया देना पड़ता। जो भी व्यक्ति अंग्रेजों की बात नहीं मानता था उसे वो लोग मरवा देते थे। अंग्रेज हर वक्त महिलाओं के साथ गलत व्यवहार करते। अंग्रेज सिर्फ अपना कानून चलाते। अगर कोई कुछ भी गलत करता तो उसे मौत की सजा दे देते। एकाध केस में गलत करने वाले आदमी के बच्चे को मारते। यहाँ तक कि अगर कोई 2-3 साल का बच्चा भी कोई गलती कर देता है तो उसे भी बड़े बेरहम तरीके से मार देते। अब इसके बारे में आगे कुछ नहीं बोलूंगा, बस यही जान लो कोई खुलकर नहीं जी सकता था। जैसे आज के समय में आप किसी से कुछ भी बोल देते हो, लेकिन अंग्रेजों के समय में ऐसा कुछ नहीं था। अगर उस समय आप जरा भी गलती करते तो आपकी जान दांव पर लग जाती। आप अपने आप को यही खुशनसीब समझो कि आप आजाद देश में जन्म लिए। कहीं नॉर्थ कोरिया में जन्म लेते तो क्या होता वो वही लोग जानते हैं।
खैर अब बात करते हैं अंग्रेजों से आज़ाद होने के लिए क्या बलिदान देना पड़ा। ये बात जब की है तब तक भारत के लोग डर कर जीना सीख चुके थे, क्योंकि अंग्रेजों का जो अत्याचार था वो हर बात से परे था। अंग्रेज जिस बेरहमी से भारत के लोगों को मारते और उन्हें अपनी कंपनी में बिना तनख्वाह दिए काम कराते, उस अत्याचार को सहन करना भारतवासियों के लिए मजबूरी बन गई थी। अगर वो अंग्रेजों के खिलाफ कुछ भी बोल देते या फिर उनका कोई कहा नहीं मानते तो उनके परिवार के किसी मेंबर की लाश चौराहे पर मिलती। सब इसी वजह से होता था क्योंकि भारत के ही कुछ दलाल, हाँ दलाल ही बोलूंगा, क्योंकि भारत में जन्म लेने के बाद भी वो अपने भारतवासियों को मरवाने के लिए अंग्रेजों का साथ देते। अगर सच बताऊं, इस तरह के दलाल नहीं रहे होते तो भारत गुलाम भी नहीं होता। वो कुछ लोग इतने महान थे जो अंग्रेजों के साथ रहकर अपने देश के लोगों को मरते हुए देखते, लेकिन उन्हें भी एक बात पता होता कि अंग्रेज हमें कभी भी मार सकते हैं। लेकिन ये सब जानने के बाद भी वो अंग्रेजों की चमचागिरी करते। खैर अब उस वक्त की बात करते हैं जब नौजवानों में इस घुटन भरी जिंदगी से आजाद होने का जोश जगा। आजादी के लिए पहली बार 10 मई 1857 को लड़ाई हुई। ये लड़ाई हुआ था दिल्ली के पास बसे मेरठ में, और इधर दूसरी तरफ बंगाल में भारत के सिपाहियों ने ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ जंग छेड़ दिया। ऐसा कहा जाता है कि आजादी की शुरुआत उसी वक्त हो गई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज भारत से खत्म होना स्टार्ट हो चुका था। बस इसी छोटे छोटे आंदोलन ने भारत के युवाओं को आजादी के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे लोगों के अंदर अंग्रेजों के प्रति डर खत्म होने लगा। जो बहादुर लोग थे वो मरने को तैयार हो जाते, लेकिन अंग्रेजों के गुलामी के लिए नहीं। अंग्रेज खुद ही बील लोगों से डरने लगे। ये वो बील लोग थे जो मरने को तैयार हो जाते लेकिन गुलामी के लिए नहीं। पर अब जरूरत थी सबको एकजुट होने की, एकजुट होकर आजादी के लिए एक आंदोलन करने की। कुछ सालों के अंदर में वो दिन आ भी गया। 8 अगस्त 1942 महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। ये आंदोलन भारतीयों का सबसे शक्तिशाली आंदोलन था जो ब्रिटिश सरकार को भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर देता है। इस आंदोलन के लगातार संघर्ष ने भारत को आजाद करा दिया, लेकिन आजादी इतनी आसानी से नहीं मिला। इसके लिए बहुत से भारतवासियों को अपना बलिदान देना पड़ा, और तब जाकर 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिला। ये दिन भारतवासियों के लिए सबसे अनोखा दिन था, क्योंकि 200 साल लगातार गुलाम रहने के बाद भारत में पहली बार हर कोई अपने मन का काम कर सकता था। अभी मैं कुछ लोगों का नाम बोलूंगा, ध्यान से सुनना। भगत सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मंगल पांडे, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक। ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनकी वजह से आज आप सड़क पर बिना किसी डर के घूमते हो। हाँ, और भी महान लोग थे, लेकिन इन लोगों का कुछ ज्यादा योगदान माना जाता है। अब भारत देश आजाद तो हो चुका था, लेकिन उसे चलाने के लिए शासन और नियम की जरूरत थी। भारत को मार्गदर्शन दिखाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को नेता बना दिया गया, और नियम के लिए एक संविधान तैयार किया गया जिसमें बहुत से महान लोगों का योगदान था, लेकिन इसे अपने हाथ से प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था, और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और इन्होंने ही संविधान को प्रस्तुत किया, जिससे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का श्रेय दिया जाता है। अब बस वीडियो यहीं तक। आजादी की कहानी आपको कैसा लगा कमेंट में बताना, और अगर आप चाहते हो ऐसा ही वीडियो और देखें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।